दोस्तों, आज जो कहानी का आपने टाइटल पढ़ा और जिसको आप अभी सुनेंगे वो कहानी बहुत ही संवेदनशील है। इस कहानी में आपको किसी की जिंदगी के ऐसे पल मिलेंगे जो कि शायद अपनी आंखों के आगे होता देख पाना और ठीक उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों कर भी कह सकते हैं जिसके साथ जो कुछ होना होता है वो तो होकर ही रहता है। बाकी आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को तानिया जी के अंदाज में। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, बात तब की है जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, लेकिन अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कुछ शहरों में इसकी काफी काउंटिंग थी। उस वक्त मैं एक शॉप में जॉब करती थी। एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका था, काफी टाइम भी हो गया था। साथ ही मेरी एक बेटी भी है जो मेरे पास ही रहती है। बात तब शुरू हुई जब मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचा। उन्होंने एक लड़का देखा। वो लड़का अमृतसर के एक जिला में रहता था। माँ बाप ने लड़के का घर बार देखा और उनको वो पसंद आ गया। हालांकि लड़के की एज मुझसे थोड़ी बड़ी ही थी, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि मेरी बेटी अकेली है, मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी। खैर, वो मुझे देखने के लिए घर पर आए। उस वक्त उनका बड़ा भाई भी साथ में आया था, जो कि थोड़ा भोला सा था। उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। दूसरी तरफ मुझे वो लड़का इतना पसंद भी नहीं आया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा और शादी के लिए तुरंत हाँ कह दी। सच कहूं दोस्तों, तो मेरा जिस दिन से रिश्ता हुआ बस उसी दिन से कुछ ना कुछ गड़बड़ सी शुरू हो गई। रिश्ता होने के बाद एक हफ्ते बाद ही शादी रखी गई और शादी से एक दिन पहले जो गेस्ट आए हुए थे सब लोग अंदर वाले रूम में बैठे हुए थे। बाहर मैं, मेरी मासी की बेटी और मेरी भतीजी बैठे थे। मैं उस वक्त अपनी मासी की बेटी से मेहंदी लगवा रही थी और ठीक उसी वक्त अचानक से मेरा ध्यान ऊपर छत की तरफ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सफेद कपड़ों में ऊपर से पड़ोसी की छत पर गया। मैंने आवाज लगाई कि कौन है। ये सुन के पिताजी भी बाहर आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सफेद कपड़ों में छत पर खड़ा था। पिताजी ने तुरंत छत पर जाकर चेक किया तो पाया कि ऊपर तो कोई भी नहीं था। नीचे आकर उन्होंने मुझसे कहा कि शायद तेरा वहम होगा, ऊपर तो कोई भी नहीं है। मैंने भी सबकी बात मान ली। अगले दिन शादी वाले दिन की बात है। सुबह मैं तैयार होने लग गई। उस वक्त मेरी माँ किचन में मासी के साथ कुछ काम कर रही थी, लेकिन उनसे काम हो नहीं पा रहा था। उनकी कमर में अचानक से बहुत पेन होने लग गया, लेकिन क्या करें, शादी थी तो दवाई लेके उनको सारा काम संभालना पड़ा। खैर, धीरे धीरे दिन गुजरा। लड़के वाले घर में आए, शादी हुई। तो शादी होने के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे ये कोई शादी का घर नहीं है, बल्कि मानो जैसे कोई मनुष्यत सी छा गई। खैर, शादी होने के बाद मैं ससुराल गई। बेटी को मैंने मायके में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उसे बाद में ले जाने को कहा था। वैसे मेरे सास ससुर तो थे नहीं, एक जेठानी थी, वही शादी में आई थी लड़कों वालों की तरफ से। ससुराल जाने के बाद जब मैंने घर में एंट्री की तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई, मानो पता नहीं क्या था उस घर में। इसके अगले दिन मेरी जेठानी आई। उन्होंने मुझसे मीठा बनाने को कहा। मैंने ठीक वही किया और सबको सर्व करने लग गई, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी वो तो अकेले ही रहता था। खाना भी अक्सर वो बाहर से ही खाया करता था। उसने घर की तरफ कभी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि किचन के सारे बर्तन मैंने फ्रेश करके दोबारा से लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरे हस्बैंड की कुछ बातें बड़ी अजीब सी लगती थी। वो ये थी कि घर में जो नीचे वाला रूम था उसमें एक कमरा था जो वो मुझे कभी खोलने नहीं देते थे। मैंने उनसे कितनी बार खोलने को कहा, लेकिन कभी खोलने नहीं दिया। 2-3 दिन के बाद मैंने जिद करके वो कमरा साफ सफाई के लिए खुलवा ही लिया। कमरे की हालत बहुत ही खराब थी। उस कमरे से इतनी स्मेल आ रही थी, साथ ही कुछ गंदे पुराने कपड़े पता नहीं कितने टाइम से रखे हुए थे, और एक तरफ सिया राम की मूर्ति थी जो कि पर्दे से ढकी हुई थी। मैंने उसको भी साफ सफाई की और ठीक जो गंदे कपड़े थे वो बाहर फेंक दिए। सच कहूं तो मुझे एक हफ्ता लग गया पूरे घर की साफ सफाई करते करते। एक दिन मैं ऐसे ही नीचे उसी रूम के पास सफाई कर रही थी, तभी ये मेरा दूसरा पल था जब मुझे अचानक वही सफेद कपड़ों में दिखाई दिया। मैं उसे देखकर काफी डर गई।
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपना वहम समझकर इस चीज को इग्नोर कर दिया। इसके बाद दोपहर को मेरा हस्बैंड खाना खाने के लिए घर पर आए। उस वक्त मैं किचन में खाना बना रही थी, तो उनसे मैंने कहा कि आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। लेकिन बड़ी अजीब बात थी, वो वहां से जा ही नहीं रहे थे। वो बस मुझे पीछे खड़े होकर देख रहे थे, बहुत ही अजीब तरीके से। ऐसा लगा कि मानो मैंने कुछ गलत कह दिया हो। इसके बाद जैसे ही रात हुई तो घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई। मैंने कहा कि ट्यूबलाइट ठीक करवा दो। बोले मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। सच कहूं तो उस रात तो हद ही हो गई। जब मैं रात को उनसे बातें कर रही थी, मैंने उनसे कहा आपका यहाँ अकेले मन कैसे लगता था। दोस्तों, इसके बदले में जो जवाब था वो सिर्फ एक हंसी थी। और तो और अक्सर मैं जब भी उनसे बातें करती तो वो ऐसे ही हंसने लगते। सच कहूं तो मुझे उनकी यह हरकत बड़ी ही अजीब लगती थी। मैं सोचती थी कि मैंने कोई हंसी मजाक वाली बात तो नहीं की, पर फिर भी ऐसा ये क्यों हंस रहे हैं। और हाँ, वो सारी रात सोते ही नहीं थे। एक चीज मैंने ये भी नोटिस की, मैं चाहे रात को किसी भी टाइम उनको हल्के से आवाज दूं तब भी वो जवाब देते थे। सच कहूं तो वो कभी सोते ही नहीं थे। कोई इंसान बिना नींद के कैसे रह सकता है। सच कहूं तो पता नहीं मुझे अब क्या होने लग गया था। जिस दिन से मैंने वो सफेद कपड़ों में चीज देखी, उस दिन से मेरा खाना छूट गया। मैं जब भी खाना खाती तो उल्टियां कर देती। खाना खाने का मन सा नहीं करता था। और तो और मेरा दिल तो ऐसे करने लगा कि जैसे मैं खुद को मार दूं। कई बार तो सारा सारा दिन मैं रोती रहती थी। कोई मुझसे कुछ कहता नहीं था, लेकिन बस रोने को मन करता था। जब मैं अकेली सोती थी तो नींद आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि कोई जोर जोर से मेरा बेड हिला रहा है। कोई मुझे कहता है कि चली जा यहां से। और दोस्तों, सबसे अजीब बात, सामने दीवार पर ऐसा पता नहीं क्यों लिखा था, आई विल किल यू। जब मैंने ये बात अपने पति से पूछी कि ये किसने लिखा, लेकिन वो हर बार की तरह अजीब सी हंसी हंसने लग जाते। सच कहूं तो दिन पर दिन मेरी हालत खराब होने लगी। मैं धीरे धीरे भूखी प्यासी कमजोर होने लगी। मेरे हस्बैंड शॉप पे चले जाते थे, पीछे से मैं अकेली होती। और तो और सुबह के 12 बजे के टाइम पर मुझे पता नहीं क्या होने लगा था। बदन टूटने लगता था, शरीर पसीने से भीग जाता। सच कहूं तो मैं अपने आप को मारना स्टार्ट करती थी। बाद में तो ये सब कुछ मेरे पति के सामने भी हुआ। इसके बाद मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। माँ ने कहा कि मैं तेरे पिताजी से बात करती हूँ। माँ ने मुझे एक बाबा का नंबर भेजा, किसी रिलेटिव से लेकर। नंबर आने के बाद मैंने कुछ थोड़ी ही देर के बाद उन बाबा को फ़ोन किया और अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मुझे 10 मिनट फ़ोन होल्ड करने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कर रखा है जो कि ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उन्होंने मुझे पूरी बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं अक्सर घर पर अकेली रहती हूँ, कहीं डर ना जाऊं। उन्होंने पहले झाड़ फूक किया और एक आटे की गुड़िया सी बनाकर उसको 3 शनिवार मेरे ऊपर से घुमाकर चलते पानी में फेंकने को कहा। दोस्तों, ये सब मैं तो मान गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। इसकी असली वजह मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन उस टाइम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा हो गया, ठीक इसी बात को लेकर। जब मैंने ये सब बातें मां को बताई तो उसने कहा कि तू शांत रह, मैं कल तेरे पास आऊंगी। इसके अगले दिन मेरी मां मेरी बेटी और लड्डू गोपाल को लेकर आई। दोस्तों, मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूं। मैं उनको अपना भाई समझती हूं। शायद इसी की वजह से मैं अब तक बची हुई हूं। मेरी मां पिताजी से बात करके आई थी कि वो 1-2 दिन मेरे साथ ही रहेगी। खैर, उन्हें घर पर पहुंचे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। उन्होंने बस अभी सिर्फ पानी ही पिया था कि तभी पिताजी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। दोस्तों, पिताजी की हालत इतनी बुरी हो गई कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। माँ तुरंत ही टेंशन में आ गई। मैंने माँ को कहा कि अब क्या करें, पिताजी तो यहां तक नहीं आ पाएंगे, आप चलो और साथ में मुझे भी ले चलो। जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तब हम यहां वापस आ जाएंगे। मेरी माँ मान गई और हम वापस चले गए। दोस्तों, जब हम शहर पहुंचे तो माँ जब बस से नीचे उतरने लगी तो पता नहीं एकदम से माँ नीचे गिरते गिरते बची। मैंने जल्दी से माँ का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा कि ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। खैर, इसके बाद हम ऑटो में बैठे और मैंने माँ से कहा कि माँ, आपने कुछ चीज़ नोटिस की? माँ ने कहा क्या? मैंने कहा कि पिताजी की तबीयत एकदम से खराब हो जाना।
सुबह तक तो वो एकदम ठीक ठाक थे, फिर अचानक क्यों? और दूसरी तरफ आपका एकदम से बस से नीचे गिरना, हर चीज कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों, मेरी माँ भी सोच में पड़ गई। इसके बाद हम शहर में पहुंच गए, पिताजी को घर पर लेकर आए। पिताजी तो बेहोश ही हो गए थे, लेकिन एक भला आदमी जो भगवान के रूप में आया, उसने पिताजी को अपनी कार में बैठाकर घर पहुंचाने में हमारी मदद की। मैं तकरीबन 1-2 दिन तक रही, और तो और घर पर मैं खाना भी खाने लग गई थी। लेकिन कब तक? इसके बाद मैंने जाने की तैयारियां शुरू की। मन में एक अजीब सा डर था। मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए, जिसके बाद फिर से वही शब्द शुरू। लेकिन इस बार मुझे उस चीज का इतना असर पड़ा कि मैंने अपने हस्बैंड के मुंह पर थप्पड़ तक मार दिया, और तो और खुद का सर भी दीवार पर पटकने लगी। मेरे हस्बैंड ने किसी तरह मुझे छुड़वाया, लेकिन बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम जाओ, कुछ दिन अपने घर पर रहकर आओ। दोस्तों, सच कहूं तो जब जब मैं अपने घर जाती तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। माता पिता को यह लगने लगा कि कहीं मैं इसलिए तो ऐसा नहीं कर रही कि मुझे ये लड़का पसंद ना हो, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता तो शायद मैं पहले ही बोल देती। लेकिन माँ ने मुझे मेरी मासी के साथ एक बाबा के पास भेजा। वो बाबा आसानी से घर पर नहीं मिलते, पर माँ ने मुझे फिर भी भेज दिया। दोस्तों, आप सब बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, क्योंकि जब हम घर से निकले तो रास्ते में अचानक इतनी तेज आंधी और तूफान आया कि जिसके बाद बारिश की तो हद ही हो गई। उस वक्त हम स्कूटी पर थे, लेकिन बारिश की वजह से स्कूटी चलानी मुश्किल हो रही थी। हम थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गए, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। पर हमें बाबा के निकलने से पहले पहुंचना था। हमें तुरंत बारिश में ही निकलना पड़ा। बड़ी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे हम वहां पर पहुंचे। मैंने बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे सबसे पहले थोड़ी राख दी और साथ ही एक तावीज भी दिया कमर पर बांधने के लिए। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत अभी बांध लो। दोस्तों, जब मैं वो तावीज बांधने गई तो मेरे पीछे से उन्होंने मासी को बताया। उन्होंने कहा कि मैंने इसको ये बांधने के लिए इसलिए कहा है कि जो चीज आपके साथ यहां तक आई है वो इस टाइम बहुत गुस्से में है, और जब उस पर तावीज का असर होगा तब वो चीज खुलकर सामने आएगी। उन्होंने एक राख की पुड़िया मासी को दी और कहा कि आप इसको अपने पर्स में रखो, क्योंकि इसकी सेफ्टी तो मैंने कर दी है, आप भी इसके साथ हो तो आपको भी कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, ये सारी बातें मुझे मासी ने बाहर जाकर बताई। खैर, उस वक्त उन बाबा ने मुझे एक कागज जलाने को दिया जिस पर कुछ जिन जैसा बना हुआ था। उसको 13 दिन तक जलाने के लिए कहा, और तो और उसकी राख को रोज खाना था। साथ ही उन्होंने एक बात मुझे और बताई, जिसको सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि जहां पर तेरा हस्बैंड रहता है वहां पर एक औरत मरी थी, और तेरे हस्बैंड ने जब वहां पर घर लिया तब वो वहां पर अकेला रहता था। तो ठीक उसके अकेलेपन की वजह से वो चीज उस पर हावी हो चुकी है। और तो और दोस्तों, ये बात कहते हुए पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन कहानी तभी समझ आएगी जब ये बात पता चलेगी। सच कहूं तो वो जो चीज थी वो मेरे हस्बैंड के साथ फिजिकली रिलेशन में थी। इसीलिए जब मैं अपने हस्बैंड के पास जाती थी तभी मेरी तबीयत अचानक खराब होती थी। मैंने ये सारी बात बाबा को भी बताई। बाबा ने कहा ये तो होना ही था, वो तुझे इसी तरह तकलीफ देगी, क्योंकि उसका मतलब यह है कि तू अभी भी उसके लिए सौतन की तरह है। पर खैर, जब ये विधि खत्म हो जाए तो उसके बाद मुझे तुम बताना, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा हवन करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम वहां से निकले और सारे रास्ते मैं यही सोचती रही कि बाबा की बातों में सच्चाई है, क्योंकि मेरा हस्बैंड रात में पता नहीं क्यों अक्सर अकेले हंसता था। 1-2 दिन तो मैंने उसको अकेले बात करते सुना। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि मैं तो गाना गुनगुना रहा था, लेकिन गाना गाने और बात करके हंसने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए तो वो मुझसे वो गुड़िया वाला टोटका करने से मना कर रहे थे। खैर, घर पहुंचकर मैंने ये सारी बातें माँ और पिताजी को बताई। सुनकर वो काफी डर गए, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे साथ चलकर 2 दिन रहने का निश्चय किया, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये तावीज और टोटका देखकर वो चीज जरूर रिएक्ट करेगी। इसीलिए माता पिता ने मुझे अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। इसके अगले दिन वो मेरे साथ घर पर आए। शाम को पहुंचते ही खाना वगैरह सब मैंने बनाया और साथ ही वो टोटका भी किया। सब एकदम ठीक ठाक था। सुबह भी आराम से उठे, काम किया, पूजा की, सबको नाश्ता करवाया।
लेकिन जब मैंने खुद खाया तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी बॉडी ऐसी हो गई जैसे अभी शरीर छोड़ देगी। मेरे माता पिता मेरी हालत देखकर घबरा गए और जल्दी से जो उनसे हुआ उन्होंने किया। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पैर मले। पिताजी ने ब्लूटूथ स्पीकर में हनुमान चालीसा लगा दी। सच कहूं तो वो भी बंद होने लगी। स्पीकर मानो जैसे खराब होने लगा। मेरी हालत और खराब होने लगी। पिताजी ने जल्दी से श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ा, जिसमें आत्मा की शांति के लिए श्लोक लिखे हुए हैं। सच कहूं तो इन सब के बाद सब कुछ शांत हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक बात थी। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम से उठकर मुझे देखने तक नहीं आए। माता पिता मेरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये यहां नहीं रहेगी, या तो तुम इस घर को छोड़ दो या फिर घर पर हवन करवाओ। दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने दोनों बातों से इनकार कर दिया। ये बात मेरे माता पिता को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। बस इसी के चलते वो मुझे वापस ले आए। वापस आकर एक दो बाबत से जब और बात की तो यकीन मानिए उन्होंने भी सेम बात कही कि वो चीज़ आदमी के साथ रहती है और उसके साथ बहुत खुश है। मगर मुझे वो बाबा ने टोटका करते रहने को बोला, वहाँ की कोई भी चीज़ अपने पास से हटा देने को कहा। मैं भी लगातार टोटका करती रही। बस एक भूल मुझसे हो गई। वो ये थी कि टोटका करते समय कागज के कुछ हिस्से एक बार उड़ के साइड में चले गए। माँ ने गलती से उस पर पैर रख दिया, जिसके बाद माँ बहुत बीमार हो गई। जो सब कुछ मेरे साथ होता था वो माँ के साथ होने लग गया। नहीं मालूम क्या वजह हो सकती थी, जबकि माँ तो बिल्कुल ठीक थी। दोस्तों, इसके आगे बहुत ही इमोशनल चीज हुई। मेरी माँ बीमार होते होते इतनी बीमार हो गई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ की डेथ हो गई। दोस्तों, मेरी माँ ने मेरी जान तो बचा दी, लेकिन अपनी जान मेरे लिए गंवा दी। आज मैंने अपनी माँ को खो दिया है। मुझे बहुत पछतावा होता है। समझ नहीं आता कि मैंने आखिर क्यों शादी के लिए हाँ कहा। ना मैं शादी करती और ना ये हालात पैदा होते। दोस्तों, उस दिन के बाद से दोबारा वो चीज़ ना मुझे कभी दिखाई दी और ना कभी महसूस हुई। अफसोस तो इस बात का था कि जो टोटका कर रही थी वो उस टोटके का आखिरी दिन था। उस दिन सब कुछ ठीक होने वाला था, लेकिन नहीं मालूम क्या से क्या हो गया। दोस्तों, ये सब कुछ मेरे साथ सच में हुआ है। इस बात को 2 साल हो गए। आज भी वो बातें याद करके बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बस इस कहानी को इसीलिए सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। बस इतनी सी ही थी ये कहानी।